हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारी इस सीरीज में कंटिन्यू करते हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गेमीटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन किस तरह होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। मैंने आपको एक क्विक रिवीजन भी दिया सभी टॉपिक्स का, है ना। होपफुली आपने प्रैक्टिस की होगी कुछ और क्वेश्चंस की, और मैंने आपको कहा था कि आज के सेशन से पहले आप oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़कर आएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए और आप खुद से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो मान के चल रही हूँ कि भाई आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा। तो देखते हैं oogenesis से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमारे पास हैं। oogenesis को बहुत ही अच्छे से पढ़ना जरूरी है। कल भी मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था कि oogenesis में जो चार्ट है पूरा की कौन सी स्टेज के बाद कौन सी आती है, वो सीक्वेंस तो फिर भी हमें ध्यान रहती है, बट कौन सा स्टेप लाइफ की किस स्टेज पर हो रहा है वहां पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम्स में आता है। तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए, आपने समझा होना चाहिए, और आपको रिवीजन करते रहना इस तरह की चीजों का जहां पर बार बार कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो oogenesis में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जब भी होंगे तब दोनों में क्या होगा, अरेस्ट होगा, बीच में डिवीजन रुक जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो, मियोसिस 1 रुकेगा प्रोफेज 1 पर, मियोसिस की पहली स्टेज प्रोफेज होती है, और मियोसिस 2 रुकेगा मेटाफेज 2 पर। मियोसिस की दूसरी स्टेज मेटाफेज होती है, तो मियोसिस 2 दूसरी स्टेज यानी मेटाफेज 2 पर रुकेगा। सिंपल। मियोसिस 1 जो है उसमें भी अगर पूछ लें कि प्रोफेज 1 की भी कौन सी स्टेज है, तो अगर आपको याद हो तो जब हम 11th में सेल साइकिल पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो वहां डिप्लोटीन स्टेज में हम कहते हैं कि oocytes इसमें कई ईयर्स तक रहती हैं। तो डिप्लोटीन स्टेज वही इन्हीं oocytes की बात हो रही है कि जब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 शुरू करके सेकेंडरी oocyte बनाएगी, तो मियोसिस 1 शुरू तो कर देगी, कहां करेगी बताओ शुरू, ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में चल रहा है अभी। तो फीमेल की एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसकी ओवरी में ऊगोनिया मल्टीप्लाई हो गए, ऊगोनिया ने ग्रोथ कर ली, प्राइमरी oocytes बन गई, प्राइमरी oocytes को चारों तरफ से फॉलिकल्स ने घेर लिया और प्राइमरी फॉलिकल्स बन गई, इफ यू रिमेंबर। और ये जो प्राइमरी oocyte इनके अंदर बैठी है, प्राइमरी फॉलिकल मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो अंदर मेन सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो अंदर मेन सेल है वो कौन है, प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte ने एम्ब्रियो में ही, फीमेल एम्ब्रियो में ही मियोसिस 1 शुरू तो कर दिया, वो प्रोफेज 1 में गई। प्रोफेज 1 की स्टेज याद है आपको, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। पर जब वो डिप्लोटीन में आई तो वहां पर आकर ये अरेस्ट हो गया, डिवीजन रुक गया। जो भी नेचर का इसके पीछे जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, और वहीं पर पूरी जो दोनों ओवरीज हैं उनमें सारी फॉलिकल्स के सारे प्राइमरी oocytes मियोसिस 1 में अरेस्ट हो गए। ठीक है, अब उसी में फीमेल का बर्थ हो गया, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक ये अरेस्टेड रहेगा डिवीजन, कोई चेंज नहीं होगा फॉलिकल्स में, सिर्फ एक चेंज होगा, क्या होगा कि फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होती जाएंगी। इतनी सारी मिलियन ऑफ फॉलिकल्स होती हैं, आपको पता है, तो सारी फॉलिकल्स तो रह नहीं सकती। लिखा है क्या एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन भी आया है, ये वाला पॉइंट आप हाईलाइट करेंगे यहाँ पर कि oogenesis इनिशिएट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में when a couple of million gamete mother cell that is oogonia are formed within each fetal ovary, यानी एक fetal ovary में couple of million यानी 2 million oogonia बन जाते हैं बच्चों। जब fetal stage में है फीमेल तब 2 million oogonia each ovary में बनते हैं। ये इतना हाई नंबर क्यों बनाया, क्या एक फीमेल अपनी लाइफ में आगे जाकर 2 मिलियन ओवम बनाएगी क्या, नहीं, बहुत कम नंबर ऑफ ओवम बनते हैं। तो ये इतना हाई नंबर क्यों है, क्योंकि oogonia अगर कम oogonia बनाए होते, और मैं आपको कह रही हूँ बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक ये सब रुका रहेगा, तो उस दौरान नए oogonia बन ही नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टाइप में आ सकता है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। अगर एक फीमेल का बर्थ हो जाता है तो बर्थ के बाद oogonia ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना एड ऑन हो सकते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स की फॉर्म में पहुंच गए हैं बस वो ही अपना डिवीजन आगे फर्दर रिज्यूम कर सकते हैं, वो भी प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है। प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में जब पूरी वो हार्मोनल एक्सेस एक्टिवेट होती है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच आएंगे, तो ये दोनों हार्मोन्स ओवरी की इन फॉलिकल्स पर एक्ट करते हैं, और फॉलिकल क्या करती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल, इस तरह अपना डेवलपमेंट शुरू कर देती है। उसको मैंने डिटेल में लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, अभी पूरा बताऊंगी तो पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी स्टेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द सीरीज, यही यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, जो प्लेलिस्ट है लाइन टू लाइन सीरीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। हर बार बोल देती हूँ कि अगर कोई बच्चा नया है तो उसको पता रहे कि कहाँ से हमें लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है,
वहां पर मैंने आपको समझाया हुआ है। क्लियर? तो जब ये डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, तो इन्हीं फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल में क्या होगा, इन्हीं फॉलिकल्स में से, अच्छा एक मिनट रुको, इससे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि प्यूबर्टी पर तो ये डेवलपमेंट शुरू होगा, लेकिन बर्थ से प्यूबर्टी की अगर हम बात करें तो बर्थ से प्यूबर्टी के दौरान सिर्फ एक ही चीज हो रही है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डीजेनरेट हो रही हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये लगातार डीजेनरेट हो रही हैं। और जब प्यूबर्टी के टाइम पर अगर आप किसी ओवरी में देखेंगे तो सिर्फ आपको 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स ही मिलेंगी, जो मिलियंस में बने थे वो सिर्फ 60 to 80,000 तक में रह गए। इसमें से भी बहुत कम ओवम बनने हैं, लगभग एक फीमेल अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में मेनार्क से लेकर मेनोपॉज तक लगभग 400 to 500 ओवा बनाती है, उसके लिए इतने फॉलिकल्स दोनों ओवरी मिलाकर बनाती हैं। ये वाले फॉलिकल्स तो ईच ओवरी में दिए हैं तुम्हें ना, 60,000 इधर 60,000 इधर, तो मतलब बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, उनमें से पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में 400 से 500 ओवम बनाने हैं बस, ठीक है। बट उसके लिए इतना हाई नंबर जरूरी है क्योंकि लगातार ये डीजनरेट भी होते रहते हैं, सारे सेल्स ही तो हैं, सारे सेल्स को नरिशमेंट देकर उन्हें जिंदा रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये हाई नंबर में बनाया गया, ठीक है। इसको लिखा नहीं है आपकी बुक में, मैंने पढ़ाते वक्त बताया था। इस डीजनरेशन के प्रोसेस को कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। बाई चांस कोई पुराने पीवाईक्यूज में आपको मिल जाए ये टर्म तो ध्यान रखना, एट्रेशिया वर्ड का मतलब होता है डीजनरेशन, ठीक है। ओके तो अब ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में बदली, सेकेंडरी टर्शरी में बदली, उसमें अलग अलग चेंजेस हुए, एंट्रम बना, कैविटी बनी, इसमें फ्लूइड भरेगा, वो सब पढ़ रखा है हमने। अब उसमें वो जो प्राइमरी oocyte ने अपना मियोसिस 1 रोक लिया था ना बच्चों, वो मियोसिस 1 अब जाके कंप्लीट होगा और प्राइमरी oocyte किस में बदल जाएगी, सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड शुरू भी कर देगी पर अगेन वो अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज सेकेंड में। कुछ मेटाफेज अरेस्टिंग फैक्टर्स MAF बन जाते हैं जिनकी वजह से सेल अपना डिवीजन पूरा नहीं कर पाती। ये भी नेचर ने इंटेंशनली किया है कि अभी अननेसेसरी डिवीजन हो ही ना, सिर्फ तब पूरा हो जब स्पर्म आ जाए, ओवम को स्पर्म जब पहुंच जाए एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब जाके रुका हुआ डिवीजन पूरा होता है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। अब इसी सेकेंडरी oocyte जो रुका हुआ है कौन सी स्टेज में, मेटाफेज सेकेंड में, ग्राफियन फॉलिकल बन चुकी है चारों तरफ, वो रप्चर होगी, LH आएगा, ओव्यूलेशन का टाइम आएगा, LS सर्च, कोरिलेट करो, रिवाइज करो सब कुछ दिमाग में, फॉलिकल फट जाएगा, ओवम बाहर। तो जो हम कहते हैं ना ओवम बाहर आ रहा है, ओवम बाहर नहीं आ रहा, ओवम तो बना ही नहीं, एक्चुअली कौन बाहर आ रहा है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ रहा है। तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ऑप्शंस में हम क्या चूज करें, क्योंकि जनरली ओव्यूलेशन की डेफिनेशन में लिखा रहता है रिलीज ऑफ ओवम, तो अगर ऑप्शन में रिलीज ऑफ ओवम लिखा हुआ है, सेकेंडरी oocyte नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, एक तरह से डेफिनेशन वही दी जाती है क्योंकि सेकेंडरी oocyte ओवम की ही तो जस्ट पहले वाली स्टेज है, तो आप वो टिक कर दे। बट अगर रिलीज ऑफ ओवम के अलावा एक ऑप्शन में रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte लिखा हुआ है, स्पेसिफाई करा हुआ है, तो यू हैव टू गो विद दैट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। तो फिर वो जैसे ही देखो यहाँ पे भी ओवम लिखा है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख ले कि ये ओवम अभी एग्जैक्टली बना नहीं है, ये सेकेंडरी oocyte है। कौन सा सेकेंडरी oocyte है, जो अरेस्टेड है, कौन सी स्टेज में अरेस्टेड है, अब प्रोफेज 1 मत कर देना यहाँ, प्रोफेज 1 तो वहां अरेस्टेड था एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, इसी स्टेज में ओव्यूलेट हो गया, बाहर आ गया, यहाँ पर आपको पता है फेलोपियन ट्यूब बैठी है, फिमरीज से कैच कर लेगी, एम्पुला में पहुंच जाएगा, एम्पुला में इट विल सर्वाइव फॉर 1 डे, 24 आवर्स तक ये जिंदा रहता है। अगर इस बीच इसको स्पर्म्स मिल गए तो स्पर्म्स क्या करेंगे, इसको फर्टिलाइज करने के लिए प्रोसेस शुरू करेंगे, और जब स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस दौरान एक स्टेप आता है, जिसने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है उसे पता है, एक स्टेप आता है जिसमें ये जो रुका हुआ मेटाफेज इट विल रिज्यूम, ये कंप्लीट होता है, एनाफेज होती है, और फिर पूरा का पूरा ओवम बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको दिमाग में एकदम अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लेना है। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों में है वो ये कि जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं तब तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन जब हम oogenesis पढ़ते हैं तो एक प्राइमरी oocyte से 4 ओवम नहीं मिलते, वही प्लांट्स की तरह पॉलन ग्रेन्स में तो 1 से 4 मिल जाते थे, बट एम्ब्रियो सेक में 1 से 1 ही बनता था, एक मदर सेल से 1 ही बनता था, यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मियोसिस 1 पूरा होता है ना बच्चों, तो 2 सेकेंडरी oocyte नहीं बनते, यहाँ तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, यहाँ 2 नहीं बनते, यहाँ एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक छोटी सी सेल बनती है, दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। ऐसा क्यों किया, एनसीईआरटी में लिखा है, क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेचर चाहती है कि जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म है, जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस सेल में चले जाएं, क्योंकि यही आगे जाकर ओवम बनाएगी। तो जस्ट क्रोमोसोम्स को इक्वली डिवाइड करने के लिए एक छोटी सी सेल बना दी, दैट इज पोलर बॉडी, उसका आगे कोई यूज नहीं है, ठीक है।
या तो ये पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी या एक बार और डिवाइड करना भी है तो डिवाइड करके डीजनरेट हो जाएगी, बट अल्टीमेटली डीजनरेट होगी। ठीक है, ये जो सेकेंडरी oocyte है जो रुका हुआ है मेटाफेज सेकेंड में, वो निकला बाहर, एम्पुला में पहुंचा। अगर एम्पुला में स्पर्म्स आए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो ही ये ओवम बनाएगा, वरना ये प्रोसेस होगा ही नहीं, बस सेकेंडरी oocyte वहीं पर मर जाएगा। ठीक है, तो अगर स्पर्म्स आते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर मियोसिस सेकेंड, ये यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने, इधर लिखा हुआ होना चाहिए था, मैंने जब पढ़ाया है तब ऐड करवाया है तुमको कि यहाँ पर मियोसिस सेकेंड रिज्यूम एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और अगर ये रिज्यूम हुआ आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म्स तो ही ओवम एंड अगेन एक छोटी सेल सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, क्योंकि दोनों को डिवाइड करना है तो एनएन तो बनाना है, तो मेन सेल तो ओवम बनी और अगेन एक छोटी सी सेल बन गई, दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी, वो भी डीजनरेट हो जाएगी। तो पूछते हैं कि oogenesis में टोटल कितनी पोलर बॉडीज बन रही हैं, तो हमें लगेगा 2 ही बन रही हैं, बट अगर ऑप्शंस में 2 to 3 लिखा है तो फिर आपको ये टिक करना है 2 to 3, क्यों? क्योंकि 2 तो बनेंगी ही बनेंगी, और एक मैंने आपको कहा कुछ केसेस में जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डिवाइड करके 2 और बनाती है, तो अगर ये डिवाइड करके 2 बनाती है तो 2 और 1 3 हो जाती टोटल, तो या तो 2 या तो 3 पोलर बॉडीज बनती है। ठीक है, क्यों ये छोटी हैं? क्योंकि रिटेन ऑफ द जो बल्क ऑफ द साइटोप्लाज्म है वो मेन सेल रिटेन करे, जो आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगी, जाइगोट बनाएगी। ठीक है, डन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सब चीजें यहाँ दे रखी हैं, सब हमने पढ़ रखी हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, विच स्टेटमेंट अबाउट oogenesis इज फॉल्स? बताओ। द पोलर बॉडीज डीजनरेट आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। जो पोलर बॉडीज हैं वो जब मियोसिस 2 पूरा हो जाता है उसके बाद जाके डीजनरेट होती हैं। चलो, हमने डीजनरेशन का टाइम नहीं पढ़ा, एक बार क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। द ओवम प्रोड्यूस्ड इज हैप्लॉइड, बिल्कुल ठीक है। द मेजर ग्रोथ फेज ऑफ द प्राइमरी oocyte अकर इन प्रोफेज 1। ग्रोथ फेज का मतलब, ग्रोथ फेज का जो 3 फेज होती है ना, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और फिर कौन सी फेज? मैच्योरेशन फेज, जिसमें मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 1 जब हो रहा है उस मतलब ये जो लास्ट वाली फेज है, मैच्योरेशन फेज है, उसमें प्रोफेज 1 होगी। ये कह रहा है कि जो ग्रोथ फेज है, जो प्राइमरी oocyte ग्रोथ करती है जब, वो वाला प्रोफेज 1 में होता है। नहीं, वो वाला प्रोफेज 1 में होता है। ये मुझे स्टेटमेंट ही अजीब लग रहा है बच्चों, एक बार इसको तुम हटाओ। ठीक है, फिर ये कह रहा है प्राइमरी oocyte इज हैप्लॉइड, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड थोड़ी ना होती है। प्राइमरी oocyte क्या होती है? कल समझाया था अच्छी तरह से मैंने। प्राइमरी oocyte हमेशा डिप्लॉइड होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो चाहे प्राइमरी oocyte हो, दोनों ग्रोथ करके बनी है, कोई डिवीजन नहीं हुआ है तो वो डिप्लॉइड है। तो ये तो हमें डेफिनेटली पता है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आंसर हो गया डी। कभी कभार अगर अजीब से ऑप्शंस भी आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी करने चाहिए। कभी कभार अजीब से ऑप्शंस आ गए या थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा कर लिखा और हमने नहीं पढ़ रखा उसके बारे में, तो हमेशा लास्ट तक जाओ, कोई ऐसा स्टेटमेंट तुम्हें मिल जाए जिसके बारे में तुम्हें डेफिनेटली पता है तो और वही तुम्हारा आंसर है, तो फिर उसको टिक कर दो, बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, बट हाँ, यहाँ से हमें एक नई चीज सीखने को मिल गई। एक तो ये कि जो भी पोलर बॉडी डीजनरेट होगी वो वहां मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होने के बाद होगी, और द मेजर ग्रोथ फेज ऑफ प्राइमरी oocyte अकर इन प्रोफेज 1। ये मुझे लग रहा है ये स्टेटमेंट है ना, इस रेफरेंस में इन्होंने दिया है कि जब प्रोफेज 1 में रुकती है ना प्राइमरी oocyte, जो मैं आपको कह रही हूँ अरेस्ट हो जाती है, और तब से लेकर प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो उस दौरान उसमें बहुत सारे नई नई चीजें जो भी बनाना है, डिप्लोटिन में रुकी हुई है, जो भी चीजें चलती हैं वो उस दौरान होती है, तो उसको उन्होंने यहाँ पर ग्रोथ का नाम दे दिया एक तरह का। ये वो वाली ग्रोथ फेज नहीं है जो हम oocytes में पढ़ते हैं, वो वाली ग्रोथ फेज तो प्राइमरी oocyte बनने के पहले ही हो चुकी, प्राइमरी oocyte बनी ही ग्रोथ करने से थी। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ये, मैं नहीं कहूंगी कि दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, बट हमें हमारा आंसर मिल गया है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर, आगे पढ़े। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है भाई, बताओ। प्राइमरी oocyte के लिए क्या टिक करें हम? प्राइमरी oocyte के लिए लिखा है इट इज फॉर्म्ड व्हेन oogonia स्टार्ट डिवीजन एंड टेम्परेरीली अरेस्टेड एट फेज ऑफ मियोसिस 1। अगर मैं इन सब में से देखूं तो इन सब में से वो कौन सी सेल है जो टेम्परेरीली अरेस्ट होती है मियोसिस 1 में? वो प्राइमरी oocyte ही है, तो ये सही हुआ इसके लिए। देन सेकेंडरी oocyte के लिए लिखा है अ लार्ज हैप्लॉइड सेल, ये बात तो ठीक है, विच रिटेन बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी अलग हो गई, ऑफ द प्राइमरी oocyte, बिल्कुल ठीक है, सेकेंडरी oocyte से मैच कर रहा है। देन
प्राइमरी फॉलिकल क्या है? अब देखो प्राइमरी फॉलिकल और oocyte में फर्क समझ गए ना तुम, कि oocyte तो ये मेन सेल है जिसको डिवाइड करके सारी स्टेजेस बनानी है, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ बहुत सारे ऊगोनिया लेयर बना के रहते हैं। तो इस लेयर के बन जाने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी oocyte में फर्क समझ गए? जो मेन सेल है वो प्राइमरी oocyte, जो आगे जाकर सेकेंडरी oocyte फिर ओवम ये सब बनाएगी, और उसको चारों तरफ से घेर के जो स्ट्रक्चर बना वो है फॉलिकल। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल को हम किससे मैच करें बच्चों? अ लार्ज नंबर ऑफ दीज डीजनरेट। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसी प्राइमरी फॉलिकल वाली स्टेज में बर्थ हो जाता है फीमेल का, तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक कौन सी स्टेज में फॉलिकल्स अटकी रहती हैं? प्राइमरी स्टेज में। तो यस, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग प्यूबर्टी टू बर्थ, वो यही फॉलिकल्स होती हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल? जो मैच्योर होती है, विच रप्चर टू रिलीज ओवम फ्रॉम द ओवरी। गेमीट मदर सेल को किसी से मैच नहीं कर रहे, वैसे गेमीट मदर सेल इज oogonia। ठीक है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3rd एंड डी का 5th। यस, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग oogenesis। देखते हैं भाई, करेक्ट बताना है आपको oogenesis के लिए। इट इज इनिशिएटेड, ध्यान से पढ़ना इस तरह के क्वेश्चंस को जहां पर स्टेटमेंट्स होते हैं। इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज when millions of oogonia are formed within each ovary। ये कह रहा है कि oogenesis initiated during the embryonic stage when millions of oogonia are formed within each ovary। वैसे तो ये स्टेटमेंट सही है, बस मुझे इस पर थोड़ा डाउट है कि जो millions of oogonia लिखा है, अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में देखें तो वहां पे क्लियरली लिखा है couple of million oogonia, है ना। तो इसलिए मैं अभी एक बार इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ऑप्शन से मैच कर लेंगे हम। अगर कपल ऑफ मिलियन oogonia होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है। इन जनरल देखें तो सही मान भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे केस में तुम भी हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाओ, अगर ऑप्शन से मैच हो जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज प्राइमरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय ओव्यूलेशन, गलत। अभी लिखा हमने डायग्राम में, जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte है। एट प्यूबर्टी ओनली प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्यूबर्टी तक प्राइमरी फॉलिकल्स ही है ना दोनों ओवरी में, कोई और फॉलिकल तो नहीं है। फिर प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी टर्शरी ये सब बननी शुरू होंगी। एट प्यूबर्टी ओनली प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, सही लग रहा है। ठीक है, देन फिर भी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी, थोड़ा सा इस लैंग्वेज में डाउट है। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। हमें क्या लगता है कि मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था आपको कि प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल है। अब प्यूबर्टी पर जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो हमें लगता है कि प्राइमरी oocyte ने डिवीजन किया, सेकेंडरी oocyte बनी, और अब उसको अब उसके चारों तरफ सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी। ऐसा नहीं है, जो प्राइमरी फॉलिकल है ना जिसके अंदर प्राइमरी oocyte है, अभी मैंने बनाया था ये डायग्राम, ये कौन सी सेल है? दिस इज प्राइमरी oocyte, जिसकी फॉलिकल का नाम भी प्राइमरी है। तो जब इस फॉलिकल में कुछ चेंजेस होते हैं, मैं वो चेंजेस नहीं बता रही हूं यहाँ पे डिटेल में, जिससे इस फॉलिकल को आप सेकेंडरी फॉलिकल कहते हो। तो सेकेंडरी फॉलिकल से, सेकेंडरी फॉलिकल जब बनती है तो इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एकदम से सेकेंडरी oocyte नहीं बन जाता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी oocyte है तो उसके चारों तरफ के स्ट्रक्चर को आप सेकेंडरी फॉलिकल ही कहोगे। देखो एनसीईआरटी में, मैं तुम्हें एनसीईआरटी में ही दिखाती हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, it gets surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and now it is called secondary follicle। अभी डिवीजन नहीं हुआ, प्राइमरी oocyte ही है, सिर्फ वो जो फॉलिकल की चारों तरफ की लेयर्स हैं उनने थोड़ी बहुत लेयर्स अपनी बढ़ा ली है और कुछ नई कवरिंग्स बना रही है थीका नाम की, तब आप इस प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल कह रहे हो। यानी क्या हुआ है, यानी यहाँ पर व्हाट हैपन, यानी यहाँ पर ये जो है फॉलिकल तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन गई, बट अभी भी उसके अंदर जो oocyte है वो प्राइमरी oocyte ही है। आप ये नहीं कहेंगे कि सेकेंडरी फॉलिकल है तो उसके अंदर सेकेंडरी oocyte होगी, अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। फॉलिकल में चेंज हुआ है, साइज बढ़ा है, सेल्स बनी है नई, बट oocyte में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगेन देख लो एनसीईआरटी में, नाउ द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल which is characterized by antrum, the theca layer is organized, जो भी अलग अलग इसमें चेंजेस हुए। now very important, स्टार बना देना कि it is draw to your attention that it is the stage, which one? tertiary follicle। tertiary follicle वो स्टेज है जहां पर primary oocyte grow in size and complete its first meiotic division।
यानी प्राइमरी oocyte कब अपना मियोसिस डिवीजन पूरा करता है? प्राइमरी फॉलिकल में नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं, टर्शरी फॉलिकल में जाकर वो अपना डिवीजन पूरा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इसके बाद अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, जगह नहीं बची, थोड़ा सा दर ले लेते हैं, अगर हम इसमें ऐड करें, ओहो कोई नहीं, यहाँ बना देती हूँ, अगर हम इसमें ऐड करें तो क्या होगा कि अब क्या हुआ, अब ये जो प्राइमरी oocyte है अंदर, ठीक है, ये अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, इसमें और चेंजेस हुए और ये टर्शरी फॉलिकल बन गई। यानी टर्शरी फॉलिकल के अंदर भी अभी प्राइमरी oocyte बैठा है। जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बन के तैयार हुई, जो भी इसमें चेंजेस होते हैं, तब जाके दिस प्राइमरी oocyte विल कंप्लीट इट्स डिवीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है इस पर कि वो कौन सी स्टेज है फॉलिकल्स की जहां पर जाकर प्राइमरी oocyte अपना डिवीजन कंप्लीट करता है। हमें लगेगा यार सेकेंडरी फॉलिकल में, नहीं, टर्शरी फॉलिकल में, यस, ठीक है, क्लियर है। और अब ये सेकेंडरी oocyte बन गया, अब इसी में मुझे एक टर्शरी फॉलिकल और बनानी पड़ेगी, दोबारा बनाऊं मैं टर्शरी फॉलिकल को जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है। यानी टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte भी था, उसने डिवीजन करके सेकेंडरी oocyte भी बनाया, और यहीं पर ये सेकेंडरी oocyte आगे का डिवीजन शुरू तो कर देगी लेकिन पूरा नहीं कर पाएगी, रुक जाएगी, और फिर ये तब तक ये फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा और फिर वो फट जाएगा और ओवम विल रिलीज आउट, सेकेंडरी oocyte विल रिलीज आउट। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको ये पॉइंट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो टर्शियरी फॉलिकल में अपना साइज पूरा बढ़ाता है और फिर अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। सेकेंडरी oocyte, अच्छा ये प्राइमरी oocyte के लिए नहीं है बच्चों पॉइंट, ये तो सेकेंडरी oocyte के लिए पॉइंट है। अगर प्राइमरी oocyte के लिए ये पॉइंट होता तो ठीक होता कि प्राइमरी oocyte विद इन टर्शियरी फॉलिकल ग्रो इन साइज, अभी पढ़ा हमने, एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होना चाहिए था, पर ये तो कुछ अलग ही बात लिख दी। ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी oocyte ने टर्शियरी फॉलिकल में अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया। ये काम तो कब होता है? ये काम होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ना कि फॉलिकल्स में होता है ना। सिर्फ इतना सा पॉइंट पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमें लगेगा ये स्टेटमेंट सही है जबकि ये गलत है। ठीक है, देन इसीलिए हर बार कह रही हूं मैं तुम्हें कि फोकस, अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक वर्ड पे तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्राइमरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। अगेन गलत है, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं ना कि जब सेकेंडरी oocyte अपना डिवीजन मतलब सेकेंडरी oocyte बन जाता है तो सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ लेयर्स बनाता है। दे रखा है देखो एनसीईआरटी में, मैं तुम्हें सब कुछ एनसीईआरटी में दिखाती जाती हूँ साथ साथ में। ये रहा कि जो सेकेंडरी oocyte बना ना, ये सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक लेयर सिक्रीट करता है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा, जो प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई लेयर है, ए सेल्यूलर लेयर है, और फिर उसमें बाहर से नई सेल्स आकर ऐड हो जाती हैं, कोरोना रेडिएटा, है ना। तो जोना पेल्यूसिडा प्राइमरी में नहीं बनता कभी भी, सेकेंडरी में बनता है। ये तो कह रहा है प्राइमरी में बनता है, ये क्या कह रहा है? प्राइमरी में बनता है, तो ये गलत है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने, तो हमें इन सब में से जो मोस्ट करेक्ट मिला है वो एक तो थर्ड लग रहा है ना, वो एक तो थर्ड लग रहा है। और हाँ, अब देखो इसमें कहीं ऑप्शन में थर्ड ओनली तो है नहीं, थर्ड ओनली तो है नहीं, एक ही ऑप्शन है जिसमें थर्ड के साथ फर्स्ट है। तो मैंने तुम्हें कहा था ना एक रेफरेंस में ये स्टेटमेंट सही हो सकता है कि भाई ठीक है मिलियंस ऑफ बोल दिया उन्होंने, तो मिलियंस का मतलब 2 मिलियंस भी हो सकता है, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। बट अगेन हो सकता है इस क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शन सेट किए होते कि इस स्टेटमेंट को गलत मान के उस वर्ड को ध्यान में रखते हुए कि मिलियंस में भी स्पेसिफाई करो कि 2 मिलियंस है, कपल ऑफ मिलियंस है नहीं 2 मिलियंस है। ठीक है, होता है ऐसा। मैंने जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं इस चैप्टर में, हर तरह से जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त वो यहीं पर हो जाए, और तुम ये भी सीख जाओ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन से डील किया जाता है। आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे किससे आपका आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, और ये वही बच्चा कर सकता है जिसकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी है। इस तरह के क्वेश्चन में एक और चीज है, ये तुम्हें पता है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ तो डेफिनेटली गलत है, तो जिसमें सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ है वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए ऑप्शन, तो तुम्हारे पास बचता ही ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हो। तो ठीक है, डन, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अच्छा, ये भी वही हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है oogenesis का पढ़ा रखा है मैंने। प्रोडक्शन ऑफ FSH इंक्रीजेस while LH decreases in the ovulatory phase। बिल्कुल गलत, ओव्यूलेशन फेज में FSH और LH दोनों बढ़ते हैं, कहते हैं उसे LH सर्ज है, बट FSH भी पीक पर जाता है, LH भी पीक पर जाता है। ग्राफ देखा है तुमने? दे रखा है ग्राफ तुम्हारी बुक में या नहीं? भूल गई? ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक में ग्राफ है, कहाँ अटक गई फाइल?
अभी आ जाएगा, ठीक है। तो FSH और LH दोनों बढ़ते हैं, गलत। ड्यू टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ LH ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, वैसे ही गलत हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है ना, इस तरह से आसान स्टेटमेंट आ जाए तो तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। बोथ आर फॉल्स, ठीक है। ये रहा, देखो ग्राफ कहाँ है, ये रहा। ये FSH रेड कलर से दिखाया है, LH ब्लू कलर से दिखाया है। दोनों अपनी अपनी पीक पर होते हैं जिस टाइम पर ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। कहते हैं इसको LH सर्ज है क्योंकि LH इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है, बट FSH भी इस समय पीक पर है, डू रिमेंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। हाई लेवल ऑफ LH ट्रिगर द ओव्यूलेटरी सर्ज, बिल्कुल ठीक है। Oogoneal cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycle from puberty onwards. क्या ये सही है? ढंग से पढ़ो। यहां तक का पार्ट तो ठीक लग रहा है कि यार प्यूबर्टी के बाद रेगुलर साइकिलिंग होती है और हर महीने फंक्शनल ओवा बनता है, बट शुरू में लिख दिया है oogoneal cells start to proliferate from puberty onward. oogoneal cells का जो प्रोलिफरेशन हुआ था, मल्टीप्लिकेशन हुआ था, वो प्यूबर्टी के बाद थोड़ी ना हुआ था, वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो गया था। नो मोर oogonia कैन बी एडेड और फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, तो ये गलत हुआ, ठीक है। स्पर्म्स हमें रॉन्ग बताना है, ठीक है। स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बताया था लास्ट सेशन में स्पर्म्स निकलते हैं तो उनमें मोटिलिटी नहीं होती है बच्चों, दे आर पुअरली मोटाइल और नॉन मोटाइल, बिल्कुल ठीक है ये बात, ओके। प्रोजेस्ट्रॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, सबको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेज कौन सी हैं? पहली फेज है फॉलिकुलर फेज, दूसरी फेज है, सॉरी नॉट फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग हम कौन सी फेज से मानते हैं बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग मानते हैं मेंसेस फेज से, ठीक है। जो 5 डेज का मेंसेस पीरियड होता है, ब्लीडिंग फेज, दैट इज मेंसेस फेज। फिर उसके बाद फॉलिकल्स ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, फॉलिकुलर फेज। डू रिमेंबर, इसी को प्रोलिफरेटिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल्स प्रोलिफरेट कर रही हैं। देन फॉलिकुलर फेज के बाद आती है ल्यूटियल फेज, ठीक है, जिसको आप सिक्रीटरी फेज भी कहते हो, है ना, ध्यान है। जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल गई? कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड यू नो वेरी वेल, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को ये चीज नहीं पता कि कॉर्पस ल्यूटियम इज द सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। ये जो रेड कलर से ग्राफ है, प्रोजेस्ट्रॉन अभी तक लो लेवल पे पड़ा था क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम था ही नहीं, तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना प्रोजेस्ट्रॉन विल बी ऑन द पीक, ठीक है। तो क्योंकि ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्ट्रॉन बना रही है तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल सबसे हाई होगा, इसीलिए इसको सिक्रीटरी फेज कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तक तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करेगी, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई रहेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट होने लगेगी, रिग्रेस होने लगेगी और कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगी। एनसीईआरटी में नाम नहीं है बट मैंने तुम्हें बताया था। एक्चुअली ये जो ल्यूटियम है ना, इसको ल्यूटियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें येलो कलर के ल्यूटिन पिगमेंट्स होते हैं, और वो जो ल्यूटिन पिगमेंट्स हैं वो क्यों बने? ग्राफियन फॉलिकल में एलएच हार्मोन ने बनवाए, इसीलिए एलएच हार्मोन का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। एलएच के 2 काम है बच्चों, एलएच ओव्यूलेशन तो कराता ही है, प्लस कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना और उसे मेंटेन करना भी एलएच का काम है। ये जो इस समय एलएच सर्ज हुआ है ना, ये इतना सारा एलएच इसीलिए बनाया है कि अब और एलएच नहीं आएगा, तो आगे जो भी 8-10 दिन कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी वो एलएच की वजह से ही रहेगी, ठीक है। अब एलएच और नहीं आएगा, जितना आया था उसे मेंटेन रखेगा, और जैसे ही एलएच का लेवल डाउन होने लगेगा, मतलब बिल्कुल ही कि वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहा, तो कॉर्पस ल्यूटियम विल रिग्रेस आउट, ठीक है। वो डिजनरेट होने लगेगी, उसके सारे ल्यूटिन पिगमेंट्स खत्म हो जाएंगे और वो एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बना देगी, दैट इज कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या तुमने ये चीज कोरिलेट की कि अगर प्रेगनेंसी होती तो हम कह रहे हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होना चाहिए, और एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम को एलएच मेंटेन करता है। तो अगर प्रेगनेंसी होती तो क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है कि प्रेगनेंसी में एलएच कंटिन्यू रहता है? बिल्कुल नहीं, प्रेगनेंसी में तो एफएसएच एलएच का लेवल डाउन ही रहता है, वो बढ़ता ही नहीं है। तो फिर अगर प्रेगनेंसी हो, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किसने रखा? एलएच तो चला गया, एलएच का तो लेवल डाउन है। तो आपको ध्यान रखना है, एचसीजी कोरिलेट करना है, पढ़ा रखा है मैंने, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। एलएच भी तो एक गोनेडोट्रोफिन ही है बच्चों, एलएच और एफएसएच भी क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हैं उनको आप गोनेडोट्रोफिन्स कहते हो ना, क्या कहते हो? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन मत कर देना, गोनेडोट्रोफिन्स। जीएनआरएच तो हाइपोथैलेमस से आए थे, ठीक है, और इन गोनेडोट्रोफिन्स ने ओवरी से सिक्रीट करवाए ओवेरियन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन गोनेडोट्रोफिन्स नहीं है, ये ओवेरियन हार्मोन्स हैं,
ये कंफ्यूजन्स होते हैं बच्चों को जनरली, ठीक है। तो LH एक गोनेडोट्रॉफिन है जो क्या कर रहा था, ओव्यूलेशन करके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक तो मेंटेन करूं, उसके बाद अगर होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो देखेंगे। तो अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तब तो कॉर्पस ल्यूटियम विल रिग्रेस, बट अगर हो गया तो फिर अब कौन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, तो जो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो प्लेसेंटा बहुत इनिशियली जो बहुत छोटा सा जो भी थोड़ा सा प्लेसेंटा बनता है, कॉरियोनिक लेयर बनती है यूं कह लो, वो एक हार्मोन भेजना शुरू कर देती है, दैट इज HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रॉफिन। उनको इसीलिए गोनेडोट्रॉफिन कहते हैं बिकॉज उन्होंने गोनेडोट्रॉफिन्स का वर्क टेक ओवर कर लिया है। जो काम LH कर रहा था अब वो काम HCG करेगा। HCG का फंक्शन है टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम इफ प्रेगनेंसी स्टार्टेड, ठीक है। तो फिर वो प्रोजेस्टेरॉन बनता रहेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। ऐसे कोरिलेट करो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त तो तुम्हें बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहेंगे दिमाग में, ठीक है। सब पढ़ा रखा है अच्छे से लेक्चर में मैंने, क्लियर है। तो ये बात समझ में आ गई। और अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो कॉर्पस एल्बिकेंस बना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होते ही बच्चों यूट्राइन वॉल विल स्टार्ट टू शेड ऑफ, यानी फिर से नेक्स्ट फेज आ जाएगी ब्लीडिंग फेज या मेंसेस फेज, ठीक है। ये एक बिल्कुल दिमाग में एकदम अच्छे से समझ लो इस चीज को कि अगर यूट्राइन वॉल को मेंटेन करना है, पहले तो यूट्राइन वॉल को मोटा करना किसका काम है, थिकनेस बढ़ाना एस्ट्रोजन का भी काम है और प्रोजेस्टेरॉन का भी काम है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों यूट्राइन वॉल की थिकनेस को बढ़ाते हैं, पर मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डाउन हो जाए तो मिसकैरेज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल इज वेरी मच एसेंशियल टू मेंटेन द यूट्राइन वॉल। एंडोमेट्रियम जो बढ़ रही है, एंडोमेट्रियम में मायो नहीं है, मायो तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगी, ठीक है। समझ में आ गई चीजें आप लोगों को, तो बस अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। तो ये सही है क्या, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहता है, बिल्कुल सही है। हमें रॉन्ग बताना था तो मिल गया हमें रॉन्ग आंसर, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स है, चैप्टर तो तुम्हें इजी लगता है कि हाँ मैम हमने तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte या मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग जो फेजेस हैं उनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो, वेरी मच एसेंशियल, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, चलिए। विच इज द मोस्ट लाइकली रूट कॉज why menstruation is not taking place in regularly cycling human female। एकदम रेगुलर साइकिलिंग था और अचानक से menstruation नहीं हो रहा, तो उसका क्या कारण हो सकता है, देखिए। रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप कॉर्पस ल्यूटियम, भाई कि ये कह रहा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिटेंट कर गई है, रिग्रेस नहीं हुई है। तो हाँ हो सकता है, पर कब हुआ होगा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, ठीक है। तो देखते हैं इससे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है क्या, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, बिल्कुल ठीक है, बट क्योंकि ये तो इसी का कॉन्सिक्वेंस है ना, अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम हुआ होगा तो ही तो कॉर्पस ल्यूटियम ने रिटेन किया होगा। मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉफिकल मतलब बढ़ा हुआ साइज, हाइपरट्रॉफीड एंडोमेट्रियम, ये भी पॉसिबल है, बट ये भी तब ही पॉसिबल है जब ये दोनों हुए हों। पहले फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम हुआ होगा, उसी की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हुआ होगा, उसी की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहा होगा, और उसी की वजह से एंडोमेट्रियम मेंटेन करेगी। मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सेक्सुअल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इन द ब्लड। तो इस क्वेश्चन में मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है ये PYQ है, ऐसे ऑप्शन है जिनमें चारों ही हमें सही लग रहे हैं, चारों ही सही लग रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही भी है कि भाई मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब चीजें हो रही है, बट इन सबके पीछे रूट कॉज क्या है, बोला है ना क्वेश्चन में तुम्हें, मोस्ट लाइकली रूट कॉज, इसीलिए ये लाइन ये वर्ड लिखा है यहाँ पर। तो इन सबका जो रूट कॉज है वो है ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ होता तो ना तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करती, ना प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता, ना एंडोमेट्रियम मेंटेन करती, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन करेक्ट मैचिंग बतानी है आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स है, मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग फेज, इसमें आप सबको पता है ब्रेकडाउन नहीं, मैच द कॉलम नहीं है, सॉरी, अच्छा करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन चूज करना है तो फिर पूरा पढ़ो, ठीक है। ये कह रहे हैं मेंस्ट्रुएशन में ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, देखो मिल गई ना गलती, एंडोमेट्रियम होना चाहिए था, तो ये गलत है। अगर मैच द कॉलम होता तो मैं ध्यान से नहीं पढ़ती, मैं फटाफट मैच करके अपना सही ऑप्शन ढूंढ लेती, ठीक है। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के लिए लिखा है LH एंड FSH पीक लेवल पर होते हैं एंड शार्प फॉल होता है इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ओव्यूलेशन में शार्प फॉल कहां से होगा, फॉल तो तब होता ना जब बढ़ा हुआ होता, प्रोजेस्टेरॉन तो ऑलरेडी डाउन ही था, तो इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है भाई, ये बात ठीक है
कि है ना ओव्यूलेशन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन रहता है, लेकिन ये कह रहे हैं शार्प फॉल। शार्प फॉल का मतलब तो कि पहले बढ़ा हुआ था और फिर अचानक से नीचे आ गया। जब वो वाली फेज चल रही थी फॉलिकुलर फेज, तब प्रोजेस्टेरॉन हाई था क्या? नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज के लिए लिखा है कौन सी फेज है? फॉलिकुलर फेज। रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम आ गई, फिर से गलत हो गया। नाउ डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रीटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये बिल्कुल ठीक है ना। सिक्रीटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, तो हमें करेक्ट मैच बताना था, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तुम्हें एक बात और पता है क्या? तुमने ध्यान दे रखा है, वैसे मुझसे पढ़ा है तो मैंने पढ़ाया था सॉरी, कि जब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो बढ़ता ही है बच्चों। एक और बात ध्यान रखना कि एस्ट्रोजन का लेवल भी दोबारा बढ़ता है। वैसे आपको पता है ओवरी में एस्ट्रोजन का सोर्स क्या है? फॉलिकल्स। FSH LH से फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, फॉलिकल्स की खुद की ही लेयर से एस्ट्रोजन निकलता है, तो एस्ट्रोजन का सोर्स क्या है ओवरी में? फॉलिकल्स। प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स क्या है? ग्राफियन फॉलिकल के बाद बनने वाली फॉलिकल यानी कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के नाम में फॉलिकल नहीं आ रहा, बट कॉर्पस ल्यूटियम भी एक तरह की फॉलिकल ही तो है, येलो कलर की, ठीक है। तो हमें लगेगा कि यार जब ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो गया तो एस्ट्रोजन धीरे धीरे कम हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब ये कम ही रहना चाहिए था ना, सेकंड पीक क्यों आया एस्ट्रोजन का? बिकॉज डू रिमेंबर कॉर्पस ल्यूटियम, हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है, हर जगह यही लिखा हुआ है, बट हमें पता होना चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ थोड़ा अमाउंट एस्ट्रोजन का भी सिक्रीट करती है, तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिक्रीटरी फेज में फिर से एस्ट्रोजन का पीक नजर आता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का सोर्स क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन का भी सोर्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे देखो क्या क्वेश्चन है कि ये वाला तो हो ही गया था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, फिर से करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, है ना, जल्दीबाजी में नहीं यहीं तक पढ़ के टिक कर दिया, मेनोपॉज नहीं, इट इज मेनार्क, जब रुक जाता है, पॉज मेनोपॉज। द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन द मिड ऑफ द साइकिल, अगर एवरेज साइकिल 28 डेज का है तो 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। When the level of progesterone is at maximum level, गलत। LH surge, LH मैक्सिमम पे होता है, FSH LH गलत हो गया ये भी, हमें क्या बताना है? करेक्ट, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होता है? द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट विच कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ध्यान से पढ़ना है, मायो लिखा है कि एंडो लिखा है, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन सही है, ठीक है। इन वर्ड टू वर्ड सही है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजल्स अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, जिसे कहते हैं मेनोपॉज, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर सी एंड डी दो ऑप्शन सही हैं, करेक्ट बताना था हमें, फिर से श्योर कर लो, तो यस ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ मेमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज विच फॉलोइंग इज अनलाइकली, ये इस तरह की सिली मिस्टेक हो जाती है, पढ़ते पढ़ते धुन में पढ़ते हैं, विच इवेंट इज लाइकली पढ़ लेते हैं, अनलाइकली लिखा है कि इनमें से क्या नहीं होगा अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं करा तो, ठीक है। तो पहले हम वो ढूंढ लें कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं करा तो क्या होता, तो देखो ऐसे पढ़ो इसको, इफ ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, बिल्कुल ठीक है। इफ ओवम नॉट फर्टिलाइज तो प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, बिल्कुल ठीक है, उधर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इफ ओवम फेल टू फर्टिलाइज तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा क्या? अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं करा, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं करा तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस, नहीं ये गलत है। फर्दर डिक्रीजेस क्यों? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब कौन सी फेज आ जाएगी? फॉलिक्यूलर फेज, और अगर फॉलिक्यूलर फेज आ गई तो अब एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाएगा ना बच्चों वापस से, क्योंकि फॉलिकल्स तो आर सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये वाला ऑप्शन मतलब लाइकली नहीं है तो अनलाइकली है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। और ये तो तुम देख ही लो कि इफ ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइन करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ बी। इस तरह की जब लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की तो मैंने देखा है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम क्या चूज करें, क्या सही है क्या गलत। तो या तो तुम ये सोच लो कि 4 में से 3 की ग्रुपिंग किसकी बन रही है और एक कौन सा अलग है, तो वही आंसर होगा, है ना। और या फिर इस तरह से कर सकते हो, उसका ऑपोजिट सोच लो तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ भाई इसमें क्या बताना है हमें? 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाया है, सेलेक्ट द ऑप्शन
ऑफ डेज ऑन विच दिस वुमेन वुड बी मोस्ट एंड लीस्ट फर्टाइल। अच्छा ठीक है, वही सेम साइकिल है कि 14th डे पर अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो तुम्हें पता है फर्टाइल पीरियड किसको बोलते हैं, 11th to 17th डे को, ओवम के बनने के 2-3 दिन पहले और ओवम के बनने के 2-3 दिन बाद। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती ना ओवम की कि एग्जैक्टली 14th डे को ही रिलीज होगा, क्या पता 13th को रिलीज हुआ हो। और अगर 11th को कॉपुलेशन हुआ, स्पर्म्स आए, तो स्पर्म्स का लाइफ तो 3 दिन है, 24 से 72 घंटे वेरी करता है। तो अगर स्पर्म्स पहले से प्रेजेंट हुए एम्पुला में, तो जैसे ही ओवम आएगा 12th डे पर उसे फर्टिलाइज कर देंगे, 13th डे पर आया फर्टिलाइज कर देंगे। इसलिए 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद 11 to 17th डे को फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। उसके अलावा का जो पीरियड है वो कहलाता है सेफ पीरियड। ठीक है, तो बताओ मोस्ट फर्टाइल डेज में कौन सा ऑप्शन चूज करूं, ये रहा 10th to 17, 11 to 17 नहीं है कोई बात नहीं, 10 to 17 है। और लीस्ट फर्टाइल डेज, अब इन्होंने लीस्ट फर्टाइल में वैसे 21 to 28 लिखा है, ये वाला ल्यूटियल फेज वाला, ठीक है, करने को ये वाला भी जो मेंसेस फेज है या फॉलिकुलर फेज की बिगिनिंग है वो भी लीस्ट फर्टाइल है, लेकिन एक्चुअली में वो इसलिए कर दिया उन्होंने, एक तो ऑप्शन हमें यही वाला मिल रहा है तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, और बाकी जो ल्यूटियल फेज है ना बच्चों, वो हमेशा फिक्स होता है उसका टाइम कि वो ओव्यूलेशन होने के बाद 14 दिन की तो होगी होगी। ये फॉलिकुलर फेज मैंने आपको बताया था वेरिएबल होती है, छोटा साइकिल है तो बहुत छोटी हो जाती है, तो इसलिए इन्होंने इसको लिख दिया होगा यहाँ पर, है ना। बाकी मेन तो मुझे लग रहा है कि दोनों ऑप्शन जहां मैच कर रहे हैं बस उसको चुन लो, दैट्स इट। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा हार्मोन से मैच करना है, बताओ प्रोलिफरेटिव फेज यानी फॉलिकुलर फेज, जल्दीबाजी में ल्यूटियल फेज मत कर देना। तो एस्ट्रोजन हाई होगा इसमें, एस्ट्रोजन हाई होगा क्या, बिल्कुल होगा। लीडिंग सेल, अच्छा मिक्स क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करती है। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स का होता है जिससे वो स्पर्म बनाते हैं, और सेक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरोन आता है। तो ए का 2, बी का 1, A2 B1 C4 D3 ऑप्शन ए। डन, आगे बढ़े। What happens during fertilization in humans after many sperms reach closest to the ovum? अच्छा ये आपका यहाँ पर पहले तो ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और oogenesis से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। एक ये भी तुम पढ़ लेना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का पैराग्राफ एक पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था, बाकी न्यू वाली में तो है। अब तक कोई खास क्वेश्चन इससे आया नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पर। एक तरह से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए पूरे, जैसे फ्लावर में थे वैसे यहाँ पर भी हो गए, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको देखना है, पढ़ा रखा है मैंने, नहीं समझ में आता एक बार देख लो लेक्चर, ठीक है। एनसीईआरटी में मैं कहूंगी फर्टिलाइजेशन को इतनी अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं करा। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, इसके बाद क्या होगा क्या होगा। एनसीईआरटी में सिर्फ एक पैराग्राफ में फर्टिलाइजेशन खत्म कर दिया है ना। और बस यहाँ तो ये बताया है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। बाकी फर्टिलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा मैंने ब्रीफ करके लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है, तो जिसे नहीं समझ में आता एक बार पहले देख लेना, ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो अभी तो है हमारे पास टाइम, कर सकते हैं हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस उसके भी। वैसे हैं कितने क्वेश्चन इसमें हमारे पास चैप्टर में, एक बार देख लें। अच्छा अभी हैं 10-12 क्वेश्चंस और हैं। कितना टाइम है, लेट मी चेक। ठीक है हमारे पास टाइम, थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखो, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू द ओवम। आप सबको पता है कि एक ओवम को बहुत सारे स्पर्म्स घेर लेते हैं, फर्टिलाइज उनमें से सिर्फ एक ही करेगा, जो अंदर सबसे पहले एंट्री ले लेगा। उसके बाद ओवम अपने चारों तरफ कुछ ऐसी वॉल्स बना देगा जिनको कोई भी और स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या ऑप्शन है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आफ्टर मेनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू द ओवम। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा ट्रैप ऑल द स्पर्म्स एक्सेप्ट वन, या ओनली 2 स्पर्म्स नियरेस्ट द ओवम पेनिट्रेट जोना पेल्यूसिडा। नहीं, ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं होती। Zona pellucida induces the change, yes, in the membrane that block the entry of additional sperms। यहां पर इन्होंने कहा था कि कोरोना रेडिएटा क्या करेगी, सारे स्पर्म्स को ट्रैप कर लेगी एक्सेप्ट वन, मतलब रोक लेगी। कोरोना रेडिएटा का रोल नहीं होता बच्चों रोकने में, रोकने में जो कोरोना रेडिएटा के अंदर वाली लेयर है, ओवम का स्ट्रक्चर सबको पता है ना। ओवम का स्ट्रक्चर ये रहा, ओवम में, ओवम क्या है, एक सेल है, जैसे स्पर्म एक सेल है, ओवम भी एक सेल है, हैप्लॉइड सेल है। तो अगर सेल है तो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी अपनी, ये रही इसकी खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म है, ओवम में न्यूक्लियस भी होगा। अभी एक तरह से ये ओवम नहीं है, अभी सेकेंडरी oocyte है। जब डिवीजन कंप्लीट कर लेगा, छोटी सी पोलर बॉडी अलग हो जाएगी, तभी ओवम कहलाएगा।
तो सेकेंडरी oocyte एंड ओवम दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। प्लस इसमें मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो बाहर जाके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं। ओके, वो सब एनसीईआरटी में नहीं है, तो बहुत कम चांसेस हैं पूछने के। अब ध्यान रखना कि ओवम की जो खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ हल्का सा स्पेस होता है जिसे कहते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस, ठीक है। ये वही स्पेस है जिसमें ये सेकेंड पोलर बॉडी को इजेक्ट कर देती है। इस स्पेस को इसलिए रखा गया कि जब सेकेंड पोलर बॉडी बने तो वो उनके अंदर ना रह जाए, बाहर आ जाए, ठीक है। ओके, अब जो आपको ये ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है ना, ये सेल्स की नहीं बनी हुई, दिस इज ए सेल्यूलर, दिस इज ए सेल्यूलर, सिंपली ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है, सॉरी दिस इज यू, ठीक है। इस लेयर को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये अभी नहीं बनी है, तभी बन गई थी ओवरी में, जब सेकेंडरी oocyte रुका था उसने अपने चारों तरफ एक लेयर बनाई थी, जोना पेल्यूसिडा। ये खुद सेकेंडरी oocyte ने सिक्रीट किया है इन प्रोटीन्स को, ठीक है, अपने प्रोटेक्शन के लिए। और इस जोना पेल्यूसिडा के चारों तरफ वहीं पर, ये भी वहीं पर बन गई थी कोरोना रेडिएटा। सेल्स हैं जो थोड़ी रेडियली अरेंज हो गई, इसलिए रेडिएटा। कोरोना एक लेयर बना रही है चारों तरफ, और ये जो सेल्स हैं ये आपस में जुड़ी रहती हैं बच्चों एक ग्लू के थ्रू। वो ग्लू क्या है? वो ग्लू यहां पर होता है, सबको पता होना चाहिए, हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। तो जब स्पर्म्स एंट्री लेने की कोशिश करते हैं ओवम में, तो सबसे पहले वो सिक्रीट करते हैं इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हाइल्यूरोनिडेज, जिससे ये ग्लू हटने लगता है, थोड़ी थोड़ी जगह बनने लगती है। आपको दिख रही है, ओवम इजीली अंदर आ पाता है, ठीक है। जैसे ही स्पर्म इजीली अंदर आने लगता है, जैसे ही स्पर्म्स जोना पेल्यूसिडा को टच करते हैं, तो जोना पेल्यूसिडा क्या करती है, यहां पर लिखा है देखो, जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। ये मतलब बिल्कुल वो वाला जोन है, क्रिटिकल जोन, कि अगर जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करके 2-3 स्पर्म अंदर चले गए तो कहीं ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइजेशन ना कर दें, ज्यादा कर देंगे तो प्लॉइडी बदल जाएगी, प्लॉइडी 3N 4N कुछ हो गई तो आपको पता है सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर जाए, पॉलीस्पर्मी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को टच करते हैं, तो जो स्पर्म सबसे पहले टच करता है तुरंत उसको अंदर ले लिया जाता है, और बाकी के जो हैं बाकी की जो लेयर है जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है उसमें कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से दूसरे स्पर्म अब उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते। वैसे सारे स्पर्म्स जोनालाइसिन्स बनाते हैं बच्चों, जोनालाइसिन्स एंजाइम बताए थे ना मैंने आपको, स्पर्म के एक्रोसोम में होते हैं, ये भी होता है हाइल्यूरोनिडेज। तो एक ही स्पर्म एंट्री में सक्सेसफुल होता है, बाकी स्पर्म्स बाहर ही छूट जाते हैं। तो एग्जैक्टली उसमें किसका रोल है? उसमें रोल है जैसे ही स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा लेयर and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms, ठीक है। ये एक लाइन में जो लिख दिया है ना, ये एक्चुअली एक बहुत ही लंबा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है जो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं समझाना चाहती क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। अदरवाइज ये एक लाइन नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कुछ करते हैं, जोना पेल्यूसिडा में होता है, बट जाने दो, उन डिटेल्स को अभी मत पढ़ो तुम, ठीक है। तो ये लाइन सही है ना? क्यों स्पर्म्स सारे नहीं जा पाए? बिकॉज ऑफ दिस, ऑल स्पर्म एक्सेप्ट द वन नियरेस्ट टू द ओवम लूज देयर टेल्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई ये? अच्छा, स्टेटमेंट्स दिए हैं हमें। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा and induces the changes in the membrane that block the entry of additional sperm. सेम लाइन है अभी जो हमने पढ़ी। The milk produced during initial few days of lactation is called colostrum. सबको पता होगा, कोलेस्ट्रॉल अलग होता है, कोलोस्ट्रम अलग होता है। Having antibodies, इस कोलोस्ट्रम की क्या खासियत है बच्चों? Do remember the name of antibody? IgA इसमें होता है, पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है बेबी को, और ये जो इसीलिए इट इज एसेंशियल फॉर न्यूबॉर्न, है ना, क्योंकि अगर बाई चांस किसी वजह से उसे मदर का इनिशियल मिल्क नहीं मिला, उसे बाहर का मिल्क देना पड़ रहा है, पाउडर वगैरह का मिल्क देना पड़ रहा है, तो उसके पास ये वाली एंटीबॉडी नहीं पहुंच पाएगी, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर इम्यूनिटी। वो बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार रहेगा, फिर रहेगी जो भी है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? सही है ये। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। ये तो सेम क्वेश्चन कैसे आ गया? आफ्टर, सेम स्टेटमेंट है, आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। खुद ही देख लो, जब हम ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ते हैं इस टॉपिक में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से मैंने नहीं लिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। जब तुम ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ते हो, काफी आगे आ गया, कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। सबसे पहला साइन होता है, अगर हार्ट साउंड सुनाई दे रही है तो इसका मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल।
देन बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स बनते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ नहीं, बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट मंथ के एंड पर नहीं बन जाते, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पर बनते हैं। ये जो है ना, ये कंफ्यूज करता है हमें, इसको तुम अच्छे से तुम चार्ट बना के टेबल बना के अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, उसको रिवाइज करना कि कब कौन सी चीज बनती है, तभी एग्जाम में याद आएगा तुमको, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ना, आफ्टर 1 मंथ पे कह दिया इन्होंने, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर याद रहा तो हम इसे सही भी करके आ सकते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। हमें क्या बताना है भाई, हमें बताना है ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट, ऑल करेक्ट एक्सेप्ट 4, यस ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्लांटेशन। अच्छा ठीक है, अब सीधा इम्प्लांटेशन पर आ गए। फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस मेन जो एनसीईआरटी में जितना पार्ट था उसी का क्वेश्चन मैंने ले लिया। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन सबको पता है, एम्पुला यहाँ पर दे रखा है, टिक कर लेना तुम इसके ऊपर, अभी ओपन नहीं हो रहा पेज, ओके। सेक्स डिटर्मिनेशन पता है, XX XY, ओवम रिस्पॉन्सिबल है या स्पर्म, स्पर्म। एक एक्चुअली देखा जाए वही वाली चीज की मदर तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये रहा एम्पुला, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एम्पुलरी रीजन। मदर तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फादर में भी उनके जो स्पर्म्स बने वो 50% X कैरी कर रहे हैं, 50% Y कैरी कर रहे हैं, तो इट इज अप टू द स्पर्म कि कौन रेस जीत रहा है। जो स्पर्म पहले ओवम को फर्टिलाइज करेगा, अगर वो X हुआ स्पर्म तो गर्ल, अगर स्पर्म Y ला रहा है अपने साथ तो बॉय। ओवम तो हमेशा X रखता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई, अब आ जाते हैं हम इस वाले मेन पार्ट पर, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर एक क्विक रिवीजन देख लो आप कि जायगॉट बन गया, ये फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, स्पर्म एक स्पर्म अंदर गया, बाकी नहीं जा पाए। अब जायगॉट, पहला जायगॉट कौन से डिविजन्स करेगा, माइटोटिक डिविजन्स। इन माइटोटिक डिविजन्स में आप देख रहे हो जायगॉट का साइज चेंज नहीं हो रहा, अल्टीमेट साइज वही है, अंदर सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेल्स छोटी होती जा रही है। तो इस तरह का माइटोटिक डिवीजन जहां पर सेल्स का नंबर तो बढ़ता है लेकिन सेल्स का साइज इंक्रीज नहीं होता, उसे हम कहते हैं क्लीवेज। तो जब एम्ब्रियो बनना शुरू होगा तब क्या होगा, तब क्लीवेज कहलाते हैं। माइटोटिक डिविजन्स को क्या कहते हैं तब, क्लीवेज। कब तक, जब तक ये तो है जायगॉट, इसको क्या कहते हैं, नाम पता है आपको स्टेजेस के, 8 to 16 सेल्ड को मॉरूला कहते हैं। ये भी मॉरूला है, ये भी मॉरूला है, दोनों मॉरूला ही हैं बच्चों। जब तक ये सॉलिड बॉल की तरह है ना तब तक ये मॉरूला है। अब जैसे इसमें आपको एक कैविटी दिखेगी, क्या कहते हैं इस कैविटी को, ब्लास्टोसील। ऐसी कैविटी ग्राफियन फॉलिकल में भी होती है, एंट्रम, इसमें फ्लूइड भरा रहता है, यहाँ पर ब्लास्टोसील, इसमें भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही फ्लूइड बन जाए और ये सेल्स 2 लेयर्स में अरेंज हो जाए, 2 लेयर्स का मतलब एक तो पेरिफेरल लेयर, एक ग्रुप ऑफ सेल्स। तो पेरिफेरल लेयर को तो कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली नीट में पूछते हैं ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पेरिफेरल लेयर ट्रोफोब्लास्ट, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड है क्योंकि यही लेयर प्लेसेंटा बनाएगी और फिर उससे नरिशमेंट मिलेगा, इसलिए इस लेयर का नाम है ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो तुम्हें दिख रहा है जिससे एक्चुअल एम्ब्रियो बनेगा, दिस इज इनर सेल मास, इसी से एम्ब्रियो के सारे ऑर्गन्स वगैरह बनेंगे, इसको एम्ब्रियोनिक नॉब भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेज जब मॉरूला में इस तरह के चेंजेस हो जाते हैं तो आप इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। कुछ बुक्स में ब्लास्टोला लिखा रहता है, बट ब्लास्टोला एक्चुअली फ्रॉग या दूसरे एनिमल्स में यूज करते हैं, ह्यूमंस में इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है बिकॉज इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, व्हाटएवर, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना तुम्हें, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला जो डिविजन्स और चेंजेस चल रहे हैं ये क्लीवेज वाला पार्ट है, जब एम्ब्रियो का बनना शुरू हुआ, और आपको कोरिलेट करते चलना है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, एम्पुला में। जैसे जैसे डिवीजन कर रहा है धीरे धीरे आगे भी बढ़ता जा रहा है बच्चों। कौन धकेल रहा है आगे, पूरी फेलोपियन ट्यूब अंदर से सीलिएटेड है, सीलिया इसको धक्का मार रहे हैं, ठीक है। और जब ये यूट्रस में गिरा, ये भी मॉरूला, ये देखो एफ स्टेज, फिर यूट्रस में ये ब्लास्टोसिस्ट में बदला, और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी इट विल गेट अटैच विद द यूट्राइन वॉल। जनरली फंडस पे अटैच होती है, कहीं और भी हो सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। ध्यान आ गया, इम्प्लांटेशन क्या है। फिर उस इम्प्लांटेशन में धीरे धीरे आगे प्लेसेंटा का बनना शुरू होता है, फिर हार्मोन्स बनने लग जाते हैं जो प्लेसेंटा के हैं सारे हार्मोन्स, ठीक है। देखें क्वेश्चन, चलो देखते हैं। इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, लास्ट तक पढ़ना है, मायोमेट्रियम थोड़ी ना, एंडोमेट्रियम, बिल्कुल ठीक है।
प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। एग्जैक्टली सही है स्टेटमेंट, डेफिनेशन है प्लेसेंटा की। तो बोथ क्या है यहाँ पर? अच्छा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं से भी नहीं है, तो नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखें, इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। बताओ, बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है क्या? बिल्कुल ठीक है ना, चाहे से बर्ड्स ओवीपेरस है और हम विविपेरस हैं, बट दोनों में कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली होता है ना। वो बात अलग है कि बर्ड्स में फर्टिलाइज एग को, फर्टिलाइज जायगोट को बाहर ले कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एग, फिर वहां उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा, मैमल्स में अंदर ही चलेगा। तो लेकिन फर्टिलाइजेशन दोनों में इंटरनल है, पुराने बेसिक्स मत भूल जाना तुम। ठीक है, कोलोस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स। पॉलीस्पर्मी को कैसे रोका जाता है? बाय द केमिकल चेंजेस इन द स्पर्म, नहीं, इन द ओवम। केमिकल चेंजेस ओवम में हुए थे ना कि स्पर्म में। ठीक है, इन द ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है ओवम में, ओवम का, उसके बाद 7 days लगते हैं बच्चों उसको यहाँ से यहाँ पहुंचकर इम्प्लांट होने में। ठीक है, तो इसलिए इम्प्लांटेशन 7 days बाद होता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट मिल गया हमें ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़े, कर लेना क्वेश्चन, सब 4-5 ही तो क्वेश्चन बचे हैं, क्या इसको नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ना? हाँ, हो गया, पूरा ही हो गया लगभग ये चैप्टर। ठीक है, चलिए मैच करो। फर्टिलाइजेशन को किससे मैच करोगे? फटाफट कर लो, ये तो बहुत आसान सा है। फर्टिलाइजेशन ये रहा साइट एम्पुला, इम्प्लांटेशन ये रहा एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन एंडोमेट्रियम, क्लीवेज अभी बताया, माइटोटिक डिवीजन है एक तरह के। मॉरुला कब कहते हैं? एम्ब्रियो में जब 8 से 16। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, एक टर्म है ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स सेल्स को कहते हैं, हमें लगेगा यार ब्लास्टोसिस्ट की सेल्स को कहते होंगे, नहीं, ब्लास्टोमियर्स मॉरुला की सेल्स का नाम है, लिख लेना। ब्लास्टोमियर इज ईच सेल ऑफ मॉरुला इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ठीक है, नॉट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। डन, नेक्स्ट, तो इसको मैच कर लो, ए को थर्ड, बी को फिफ्थ। ए थर्ड, बी फिफ्थ, दो ऑप्शन में है भाई। ठीक है, सी 1 एंड डी सेकेंड, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर से मैच करो। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम को किससे चूज करूं, मैच करूं? ये रहा साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, लिख दिया, ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला तो है नहीं, गलत टाइप हो गया है। ठीक है, मेनोपॉज क्या है? ये रहा सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेलोपियन ट्यूब क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कहीं तुम एम्पुला ढूंढ रहे हो, एम्पुला फेलोपियन ट्यूब का ही तो पार्ट है। ठीक है, विजाइना इज द कॉपुलेशन चैम्बर इन फीमेल। क्लियर? देन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स अलग है, विजाइना इज द कॉपुलेटरी चैम्बर इन फीमेल्स। ओके, ए का 2, बी का 3, A2, B3, C4, D1, ये रहा ऑप्शन ए। डन, चलिए मैच करो फटाफट। FSH को किससे मैच करूं? कहां से आया था? ओवरी से। रिलैक्सिन कहां से आया था? ये देखो, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, प्लेसेंटा का पूरा डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तुम्हारी बुक में अगेन आप देखना, जो मतलब अगर आपको पढ़ाया हो, जहां से भी आपने तैयारी की है, या कोई आप किसी बुक से अननेसेसरी पढ़ लेते हो, जनरली जरूरत नहीं होती बट कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, तो वहां पे प्लेसेंटा के पूरे डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस को डिटेल में समझाया होता है, कैसे कैसे अलग अलग लेयर्स बनती हैं, क्या होता है। वो प्लीज मत पढ़ना, उससे क्वेश्चन सब नहीं पूछे जाते। प्लेसेंटा के टाइप्स होते हैं बहुत सारे, वो सब बहुत पहले 15-20 साल पहले की बात है जो पूछा जाता था, नहीं पूछते। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए प्लेसेंटा क्या है, कैसे बना, बिल्कुल शॉर्ट में। और उससे मेनली इस पर आते हैं, आप लास्ट 10 ईयर्स में देखो मेनली प्लेसेंटल हार्मोन्स पे क्वेश्चन आए हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। एक तो बता ही चुकी हूं मैं, HCG। एक और है, मैमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करवाएगा, लैक्टोजन मिल्क का प्रोडक्शन, HPL। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो नॉन प्रेग्नेंट में भी और प्रेगनेंसी में भी सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में एक और हार्मोन आने लगता है, दैट इज रिलैक्सिन, जो कि ओवरी ही सिक्रीट करती है। और यहाँ पे लिखा नहीं है बट ध्यान रखना, रिलैक्सिन प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है, प्लेसेंटा भी करता है और ओवरी भी करती है, दोनों करते हैं। और रिलैक्सिन का फंक्शन है, मैंने बताया था, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करना। ठीक है, तो इसमें पूछ लेते हैं तुमसे कि इनमें से वो कौन से हार्मोन है जो ओनली प्रेग्नेंट विमेन में मिलेंगे, तो HCG, HPL, रिलैक्सिन। वो कौन से हैं जो दोनों में होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको।
सब मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएंगे जिससे कि मेटाबॉलिज्म ज्यादा से ज्यादा और मदर के साथ साथ डेवलपिंग फीटस को भी नरिशमेंट मिल सके। डन, ठीक है। इसमें एक वो वाला पॉइंट याद कर लेना, तुम रिवाइज कर लेना दिमाग में जो हमने वहां पढ़ा था कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो एम्ब्रियो में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्रेटिनिज्म, डेफ एंड म्यूटिज्म, एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन, वो सारी चीजें। ठीक है, चलो हो गया कंप्लीट। अब ऑर्गेनोजेन, अच्छा एक हाँ, ये जो डायग्राम है ना बच्चों, इस डायग्राम में से बहुत ज्यादा डिटेल तुमसे नहीं पूछी जाती है, बट इस डायग्राम में मैंने तुम्हें बताया था कि अच्छे से बिल्कुल प्लेसेंटा का डायग्राम दिखाया हुआ है कि प्लेसेंटा में क्या होता है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो तो प्लेसेंटल विलाय हो ही गए, इनको कॉरियोनिक विलाय भी कहते हैं। पर एक टर्म लिखी हुई है कॉरियोनिक विलाय, तो पता नहीं हो तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर थी ना ट्रोफोब्लास्ट, उसी से बने हैं ये कॉरियोनिक विलाय, और उस लेयर का नाम हो गया कॉरियोन। ठीक है, फिर उसके बाद ये योग सैक हमारे में कोई काम का नहीं है, इट इज वेस्टिजियल। ये मैं समझ लेना मैम योग सैक क्या कर रहा है यहाँ पे, योग सैक बिल्कुल वेस्टिजियल फॉर्म में है, जस्ट इवोल्यूशन को बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक वो एमनियोटिक सैक भी होता है हमसे पहले वाले ग्रुप्स में, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने का काम करता है, बट वो हमारे में एब्सेंट है। एमनियोटिक सैक एब्सेंट, एमनियोटिक सैक एब्सेंट है। ठीक है, क्लियर। एमनियोटिक फ्लूइड है लेकिन एमनियोटिक सैक नहीं है। ये जो चारों तरफ एम्ब्रियो को घेरे हुए है, ये कौन सा फ्लूइड है बच्चों, पता है तुम्हें? एमनियोसेंटेसिस पढ़ते हो ना फिर नेक्स्ट चैप्टर में, फिर समझ नहीं आता। दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड। मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, हाँ देखो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, सॉरी। जब एमनियोटिक फ्लूइड है तो एमनियोटिक सैक तो होगा ही। एमनियोटिक फ्लूइड को जो बना रहा है ना ये बैग, ये एमनियोटिक सैक है। हमारे भी प्लेसेंटा में 4 लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर की लेयर कॉरियन, फिर दूसरी लेयर एमनियोटिक सैक जिसमें भरा रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, और फिर बाकी की जो 2 लेयर्स हैं जो दूसरे एनिमल्स में, दूसरे वर्टिब्रेट्स में होती है, दैट इज योग सैक और एलेंटॉइस। एलेंटॉइस और एमनियोटिक देखो मिलता जुलता वर्ड था तो मैंने गड़बड़ कर दी। ये दोनों हमारे में एब्सेंट है, वेस्टिजियल है। ठीक है, क्लियर है। तो वो सब यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाया है। दिस इज प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, जिससे अननेसेसरी इन्फेक्शियस एजेंट्स वगैरह एंटर ना करें। ओके, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ही, आपको पता है प्लेसेंटा का ही एक्सटेंशन है जो नरिशमेंट देगी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लेगी। डन, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं करा रही हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर होगा तो जरूर करेंगे। ठीक है, रिलैक्सिन प्लेसेंटा से मैच कर दूं, ओवरी से भी कर सकते थे, प्लेसेंटा से भी कर सकते हैं, क्या करें बताओ, एक बार को देख लेते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन को किससे मैच करूं? अच्छा बच्चों एक मिनट रुको, यहाँ पे सोर्स बताने हैं हमको या वो किस पर एक्ट कर रहा है। देखो मैंने गड़बड़ कर दी ना, FSH ओवरी से ना मैच होगा, FSH तो पिट्यूटरी से मैच होगा। FSH एक्ट करता है ओवरी पर उसका सोर्स क्या है? पिट्यूटरी। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन का सोर्स है कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये दोनों बचे, अब तुम कर लो। हाँ अब देखो, अब HCG और HPL तो ओवरी से आते नहीं, तो इसे प्लेसेंटा से मैच करना होगा और रिलैक्सिन को आप ओवरी से मैच कर दोगे। ठीक है, ओके। तो A का 4th है, B का 3rd है, 4th और 3rd ये रहा, ये सही है। C 2nd, D 1, तो ऑप्शन D। ठीक है, डन। चलिए भाई, सेलेक्ट द हार्मोन प्रोड्यूस इन विमेन आ गया ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन से हार्मोन है? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ऑप्शन B, D, E, ये रहा B, D, E, ऑप्शन D। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH क्या करता है बच्चों? रप्चर करता है ग्राफियन फॉलिकल का। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? मेंटेन करता है। अरे वाह, साथ साथ में मैच हो रहा है। एस्ट्रोजन क्या करता है? जो काम मेल्स में टेस्टोस्टेरोन करता है वो काम फीमेल्स में एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। तो 1st, 2nd, 3rd एंड 5th, ऑप्शन C। ठीक है, डन। अगेन मैच द कॉलम है। हार्ट साउंड अभी पढ़ा था हमने, कब सुनाई देती है? फर्स्ट मंथ कहाँ है? ये रहा, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, अभी अभी देखा था, 2nd मंथ पे डेवलप होते हैं, है ना? ये रहा, बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। आप 2nd मंथ और 2nd ट्राइमेस्टर, 1st मंथ और 1st ट्राइमेस्टर को मिक्स मत करना। ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने का एक ग्रुप। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बाय द एंड ऑफ 1st ट्राइमेस्टर, 3 महीने में 3 × 4 12 वीक्स हो गए। ठीक, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब होता है बताओ? लिखा है एनसीईआरटी में, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, और जब थोड़े बहुत हेयर आने लगते हैं, फाइन हेयर आने लगते हैं, ड्यूरिंग द 5th मंथ। ठीक है,
तो ड्यूरिंग द 5th मंथ ये रहा, कर लो मैच, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट, सी फोर्थ, ये रहा फोर्थ, डी सेकेंड, ऑप्शन बी। डन। चलिए खत्म क्वेश्चंस, खत्म क्वेश्चंस भाई। द लास्ट क्वेश्चन, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब डायग्राम वाले और एक दो और देख लेंगे। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जब फीटस इज कंप्लीटली रेडी टू बॉर्न तो फिर क्या होगा, पार्चुरेशन में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, अब ज्यादा टाइम हो जाएगा, अभी मैंने और ज्यादा आपको इसमें बताया तो बिल्कुल एक क्विक वो बता देती हूँ। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि भाई जैसे ही फीटस इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है क्या आया ये वाला, कि द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन कहाँ से अराइज होते हैं। इट ओरिजिनेट फ्रॉम टू साइड्स, एक तो खुद फुल्ली डेवलप फीटस इसके सिग्नल्स भेजता है, और एक प्लेसेंटा भी इसके सिग्नल्स भेजता है कि भैया बहुत टाइम हो गया आप फीटस को निकालो। ठीक है, तो प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप फीटस गिव सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन। और जैसे ही वो सिग्नल्स भेजते हैं तो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसके दो फंक्शंस पता है तुम्हें, एक तो पार्चुरेशन और एक लैक्टेशन के टाइम पर मिल्क का इजेक्शन। ठीक है, मिल्क का सिक्रीशन नहीं, सिक्रीशन प्रोजेस्टेरोन कराता है, इजेक्शन ऑक्सीटोसिन कराता है, फॉर्मेशन लैक्टोजन कराता है, सब अलग अलग है। ठीक है, फिर वो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है, उसके रिसेप्टर्स यूट्रस की मायोमेट्रियम पर है। अब मायोमेट्रियम पे काम करना है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन फिर सिग्नल बनके नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड, और ऑक्सीटोसिन आता है और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, फिर वापस ये साइकिल एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह चलता रहता है। ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, तो इट विल लीड टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो सर्वाइकल प्लस विजाइना। दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और ध्यान रखना बेबी के बर्थ के तुरंत बाद जो प्लेसेंटा है ना, इतनी मोटी लेयर है यूट्रस की, इट इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, देखें, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स रिलीज ऑफ, सिंपल, ऑक्सीटोसिन। कहां से, फीटल थोड़ी ना, मैटरनल पिट्यूटरी। ठीक है, क्लियर। ये भी बाई चांस तुम कंफ्यूज हो, मदर की पिट्यूटरी से आएंगे हॉर्मोन्स। ठीक है, कोलोस्ट्रम क्या है अभी पढ़ा हमने, हार्मोन है क्या, नहीं। न्यूबॉर्न बना रहा है क्या, नहीं। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, नहीं। सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज, यस। essential to develop resistance against disease in newborn. So initial milk और उसके बाद भी 6 मंथ तक जो lactation है, it is essential for newborn. ठीक है, उसका अल्टरनेट नहीं। अब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आजकल आ गए हैं, लेकिन बेस्ट इज द मदर्स मिल्क लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इस पे भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। डायग्राम्स हमने ऑलरेडी साथ साथ में कर लिए थे, फिर भी देख ले, याद है इसको, वासा इफेरेंशिया तो नहीं कर दोगे, दिस इज वास डेफरेंस, दोनों ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल, यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन सी। हाँ, ये जेड का एरो कहाँ जा रहा है, जेड का एरो यहाँ जा रहा है, जेड का एरो यहाँ आना चाहिए, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। सही है ना, सही है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फीमेल सिस्टम का डायग्राम है। तो फर्स्ट क्या है, क्या बताना है हमें यहाँ पर, कोई ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ फेमरी है, फोर्थ फेमरी है, ये रहा। थर्ड इन्फंडिबुलम है, ठीक है, एंड सेकंड इज द एंडोमेट्रियम। ठीक है भाई, है ना। मुझे इसमें लेबलिंग सही नहीं लग रही, थोड़ी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड से क्या बताना चाह रहे हैं, अगर अंदर वाली लेयर ये है तो फिर फर्स्ट एंडोमेट्रियम होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम क्लियर नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे। ओके, हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कुछ ही लेबलिंग सही है, सारी नहीं है। चलो नेक्स्ट, स्पर्म के स्ट्रक्चर में वैसे ही बता देती हूँ, यहीं पर सबसे ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन ये एक्रोसोम, दिस इज दी नेक सेंट्रियोल, ई मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, और दिस इज टेल। ठीक है, तो आप इसमें मैच कर सकते हैं इजीली। बस ध्यान रखना है यहाँ पे बी लास्ट में लिखा है, कहीं हम लास्ट में एफ सोच रहे हैं और टेल देख लें, तो जहां पर बी टेल है, सी नेक नहीं है, सी एक्रोसोम है, वो हमें करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, खत्म। लो भाई तो ये आपके चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, जितने हम कर सकते थे हमारे लिमिटेड टाइम में वो हमने किए। फिर भी मैं कहूँगी चैप्टर लेंदी है, इसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके खूब सारे क्वेश्चंस तुम्हें और भी प्रैक्टिस करने हैं। जैसे हमने ध्यान से फोकस अटेंशन से एक एक वर्ड को पढ़ा है, वैसे पढ़ के करने हैं, उसी टाइम कंफ्यूजन क्लियर करना है। नहीं आता है समझ में, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एनी टाइम, यू नो। ठीक है,
और मुझे बताते रहना बीच बीच में कि तुम्हें सेशंस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर मी। जब तुम मुझे कमेंट्स करते हो, बताते हो कि हाँ मैम हमारे बहुत यूज़फुल हैं ये सेशंस, हमारे काम आ रहे हैं, तो मुझे नेक्स्ट सेशन बनाने के लिए थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, वैसे तो मैं बनाती रहूँगी तुम्हें, पूरा हम कोर्स करेंगे। 11th का कर चुके हैं, 12th में भी हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, गुड बाय।